नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज हम बातें वहाँ से शुरू करेंगे कि दुनिया में दो उभरती अर्थव्यवस्था, दो बड़े देश और दो बड़े उभरती इकोनॉमी, हिंदुस्तान और चाइना, और दोनों देशों में एक बड़े कारपोरेट ग्रुप का क्राइसिस। यानी एक जगह तो फेलियर हो गया, उसके चलते चाइना को बहुत बड़ा क्राइसिस से गुजरना पड़ा था। आपने सुना होगा, ठीक कोरोना पेंडेमिक के बाद 2021 में चाइना में एक कंपनी थी एवरग्रांड करके, रियल एस्टेट की कंपनी। और चाइना में जैसा जानते हैं, रियल एस्टेट का जो जीडीपी में योगदान है वो 41% का है। और एवरग्रांड कंपनी के ऊपर 3000 अरब डॉलर का कर्ज हो गया था और धीरे धीरे वो कंपनी कोलैप्स कर गई। चाइना की इकोनॉमी एक तरह से एक साल के लिए पूरी तरह से बैठ गई थी। अब आइए हम आते हैं हिंदुस्तान पे। हिंदुस्तान पे भी शुरुआत कुछ वैसा ही हो रहा है जिस तरह से अडानी ग्रुप के क्राइसिस नज़र आ रहे हैं। और इसमें खास करके अगर देखें तो सरकार के सिस्टम का जो फेलियर नज़र आ रहा है कि सरकार का सिस्टम कहाँ सोया हुआ था। देखिए, ऐसा नहीं कि अचानक ये जो बबल्स है वो फट गया है। बबल्स बनता है, फिर बबल्स प्रेशराइज होता है, तो उसमें टाइम ऑफ ड्यूरेशन होता है। उस ड्यूरेशन पे सिस्टम में जो भी खामियां थी, चाहे वो सेबी हो, ये बबल्स तो अभी फटा है, लेकिन ये बबल्स बनना कब से शुरू हुआ था, ये प्रेशराइज होना कब से शुरू हुआ? तो बबल्स तो बनना शुरू हो गया था कोरोना पेंडेमिक के टाइम से ही, जब दुनिया ग्लोबलाइजेशन के जगह पे वो धीरे धीरे अपने आप को रिजर्व करने लगी। पहले क्या था कि एक मास प्रोडक्शन होता था, दुनिया मिल के प्रोडक्शन करती थी और जिसके पास जो प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा था वो फिर बाकी दुनिया में बेचती थी। लेकिन कोरोना पेंडेमिक ने कुछ ऐसा लेसन दिया दुनिया को कि हर देश अपने आप में आत्मनिर्भर होने के बारे में सोचने लगा। तो दुनिया, जो देश जो चीज़ नहीं बनाते थे वो नई चीज़ बनाने लगे, जो ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे अपने एक्सपोर्ट कमाने लगे। और धीरे धीरे क्या हुआ, इसके वजह से हर जगह जब हर चीज़ का छोटे लेवल पर प्रोडक्शन होने लगा, मास प्रोडक्शन बंद हो गया, तो चीज़ों में कीमतें बढ़ने लगी। और उसके ऊपर आग में घी डालने का काम कर दिया रसिया यूक्रेन वार। जी हाँ, जिस तरह से रसिया यूक्रेन वार के चलते दुनिया, ठीक है, पैरेलल चल रही थी, कोरोना ने डिस्टर्बेंस आई थी, दुनिया बंद हुआ फिर ओपन हुआ, लेकिन रसिया यूक्रेन वार के चलते जो सप्लाई था दुनिया भर में, उसके रास्ते कई बंद हो गए और कई नए रास्ते जिसके चलते खाने पीने की चीज़ें और ख़ास करके क्रूड ऑयल वगैरह में ऐतिहासिक प्राइस की वृद्धि हुई। और जब महंगाई बढ़ती है तो प्रत्येक देश अपने देश में महंगाई कंट्रोल करने के लिए वो इंटरेस्ट बढ़ाती है। और जब इंटरेस्ट बढ़ाना शुरू हुआ तो क्या हुआ था, जितने भी कारपोरेट से कोरोना काल में सब देशों ने कारपोरेट्स को बहुत सस्ते लोन पे ऋण दिया। खास करके भारत में तो चलो कुछ इंटरेस्ट दिया भी गया, अमेरिका जैसे देशों में तो बिना इंटरेस्ट के लोन देने शुरू कर दिए थे। तो ये कारपोरेट के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी लगा और उन्होंने ने जम के लोन लिया, जिसको जहाँ जितना मौका मिला उसने उतना उसका फ़ायदा उठाया। लेकिन जैसे जैसे दुनिया में महंगाई बढ़ने लगी और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए वहाँ के सेंट्रल बैंक जब इंटरेस्ट बढ़ाने लगे तो इनकी देनदारियाँ बढ़ने लगी। जैसा जानते हैं, जब इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आपकी ईएमआई बढ़ जाएगी। कारपोरेट्स को लगा था कि ठीक है, कोरोना पेंडेमिक अब ख़त्म होने वाली है, अब दुनिया ओपन होगी, हम अपने माल दोबारा फिर से हर जगह बेच पाएंगे, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन हो गया। लेकिन ये रसिया और यूक्रेन वार के चलते वैसा कुछ हुआ नहीं। दुनिया दोबारा से सिकुड़ती चली गई। वो मार्केट का जो वॉल्यूम था वो सक होता चला गया, मार्केट में महंगाई बढ़ती रही और इसको कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक अपने इंटरेस्ट बढ़ाते गए। और उसका सारा जो बोझ था, जो सबसे बड़ा लोन होता है वो तो कारपोरेट्स के पास ही होता है, और कारपोरेट्स के ऊपर देनदारियां इतनी बढ़ गई कि वो इधर उधर छटपटाने लगे और दूसरे लोन के जो दूसरे विकल्प है वो उसको तलाशने लगे। देखिए, अडानी ग्रुप के साथ जो हुआ है वो अचानक से नहीं हुआ, और ऐसा नहीं कि किसी ने बताया नहीं। आपको अगर बात करें तो अगस्त 2022 में क्रेडिट साइट की रिपोर्ट आई थी, उसमें क्रेडिट साइट ने साफ साफ कहा था कि अडानी ग्रुप के पास 2.39 लाख करोड़ का कर्ज हो चुका है और ये कर्ज जो है वो डीप ओवर लिवरेज्ड है। अगर डीप ओवर लिवरेज का मीनिंग समझिए आसान भाषा में, तो इसका ये होता है कि अडानी ग्रुप जो है वो औकात से ज़्यादा कर्ज में आ गई है। और जिस तरह से आगे उसने रिपोर्ट में ये भी कहा था क्रेडिट स्विट कि जिस तरह से अडानी ग्रुप एग्रेसिव कर्ज लेके आगे काम कर रहे हैं, अपनी कंपनी को आगे बढ़ा रहे हैं, तो एक दिन ये डेब्ट ट्रैप में फंस सकते हैं, और वही हुआ। लेकिन इसके बाद क्या हुआ था, अडानी ग्रुप ने इसको पूरी तरह से खंडन कर दिया था
कि नहीं सब कुछ ठीक है वैसे है, और ऊपर से तर्क क्या दिया गया कि भाई हमारे पास तो इतनी अच्छा वैल्यूएशन है कि हमारे पास तो सरकार भी इन्वेस्टमेंट कर रही है, सरकारी कंपनियां भी इन्वेस्टमेंट कर रही है। कि इन सब के बावजूद जब पता है कंपनी इतनी बड़ी कर्ज में है, इसके बाद भी न तो इस पे किसी ने, बैंक ने जो बड़े लोन दे रहे थे अडानी ग्रुप के, उसने किसी तरह का अडानी ग्रुप से सवाल किया, न तो सेबी ने कोई सवाल किया इस रिसर्च आने के बाद भी, और न तो सरकार के तरफ से किसी कोई एजेंसियां ने अडानी ग्रुप से सवाल किया। और देखिए ऊपर से अडानी ग्रुप ने इसके बाद भारत की सबसे बड़ी डील हानि सीमेंट फैक्ट्री जो खरीदा उन्होंने, वो करीब $10.5 अरब में इन्होंने खरीदा, जो कि अभी तक का सबसे बड़ा डील था। और इसमें बता दें कि भारत के जो बैंक थे वो कर्ज नहीं दे पाए, तो कर्ज लिया गया है जाके विदेशी बैंकों से। लेकिन देखिए भले ही निवेशक, इन्वेस्टर या फिर बैंक को हकीकत पता ना हो, लेकिन अडानी ग्रुप को अपना हकीकत पता था कि हम एक बड़े कर्ज के ट्रैप में फंस गए हैं, और इसी ट्रैप से वो निकलने के लिए कंपनी तैयारी कर रही थी 20,000 करोड़ का एफपीओ लाने का। और उसी टाइम पे हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आ गया और इनको अपना एफपीओ वापस लेना पड़ा, और ये बड़े कर्ज के जाल में फंस गए हैं। अब अडानी का हालत ये हो गया है कि उनका एक पैर अगर देखें तो उन्होंने जो विदेशी बॉन्डों के जरिए जिन्होंने पैसे जुटाए हैं, उनका एक पैर विदेशी बॉन्ड के ऊपर है, और दूसरा पैर जो इंडियन स्टॉक मार्केट में उनके स्टॉक की वैल्यूएशन कम रही है, तो दूसरा पैर उनका फंसा है इंडियन स्टॉक के मार्केट में। अब न तो वो अपने कर्जे चुका पा रहे हैं, और धीरे धीरे उनकी कंपनी की वैल्यूएशन भी कमती जा रही है। तो उनके लिए दोनों तरफ, एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है, और ये ग्रुप एक बहुत बड़ा कर्ज ट्रैप में फंसता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों ज़रूर बताइएगा ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए। अगर अच्छा नहीं लगता है तो मेरे वीडियो को ईमानदारी से आप डिसलाइक कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मेरा विश्लेषण किस तरह से रहे, मैं किस टॉपिक में विश्लेषण करूं, अगर मेरे विश्लेषण में किसी तरह की अधिकता या न्यूनता हो गई हो तो उसे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए।